नमस्कार। जी मीडिया के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। और गुजरात का जो महासंग्राम है वो अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है और खास तौर पर तीसरे मोर्चे के आने के बाद ये पूरा जंग है वो रोमांचक तो बन चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी युवा चेहरों को मैदान में उतारा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अल्पेश ठाकुर की, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 युवा चेहरे जो सबसे बड़े चेहरे बनकर सामने आए थे और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, वही अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अल्पेश ठाकुर गांधीनगर दक्षिण बैठक से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारे गए हैं। फिलहाल हमारे साथ अल्पेश ठाकुर हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। अल्पेश भाई, आपका काफी स्वागत है, क्योंकि आप हमेशा से ही एक युवा चेहरे रहे हैं। ठाकुर सेना का एक युवा चेहरा, एक आंदोलनकारी चेहरा। 2017 और 2022 क्या कुछ बदल चुका है और कैसा दौर रहा ये? देखिए, 2017 आंदोलन का वो जमाना था जहाँ हर तबके के आंदोलन चल रहे थे, और 2022 पूरा शांत इलेक्शन, कहीं तामझाम नहीं, कुछ नहीं। देखिए, इलेक्शन हर बार आते हैं और हर बार जो पिछली सरकार होती है वो अपने काम लेके आती है, अपोजिशन अपने एजेंडे लेके आता है। भाजपा अपने काम लेके तो आई है, और जो पिछले 27 सालों में गुजरात को किस तरह से बदला है उन बातों को लेके आई है। बट कांग्रेस की बात करें या अपोजिशन की बात करें तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और उनके पास ना कि वो मैनिफेस्टो है या वो क्या करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं है। अब की बार चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आम लोग हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे अर्बन के लोग हो, सब लोगों के मुंह पे एक ही बात है, भाजपा। और भाजपा होने की बहुत सारी वजह भी है। बिल्कुल, आप ये बात कर रहे हैं, और पिछले 27 साल से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन जब किसी पार्टी का दामन थामने का वक्त आया था तो पहले आपने कांग्रेस को चुना था, उस वक्त भाजपा को क्यों नहीं चुना? देखिए, हम आंदोलन के चेहरे थे। सरकार की छोटी मोटी जो विफल नीतियां थी या हमारी जो थोड़ी बहुत मांगे थी, उनके लिए हमने प्रतिपक्ष का हाथ थामा था, और उन्होंने उस वक्त कमिटमेंट भी किया था कि हम आपके मुद्दों के लिए लड़ेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, ना कि सिर्फ चुनाव के वक्त, हम 24 घंटा लोगों के बीच रहेंगे। हमने ये भी बोला था कि आप इलेक्शन के वक्त बाहर निकलते हो और फिर खो जाते हो, इस तरह से लोगों का भला नहीं होगा, इस तरह से आपकी पार्टी मजबूत नहीं होगी। आपको लोगों के बीच भी जाना पड़ेगा और जन आंदोलन भी खड़े करने पड़ेंगे, और जो मांगे हैं या जो उन तबके के लोग हैं जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन बातों को असेंबली के अंदर भी उठाना पड़ेगा। पर दीक्षित भाई, देखिए, हम चाहते थे कि वहीं रहे, बट जहां देखा हमने वहां नेताओं के इतने बहुत झगड़े हैं और सेटलमेंट बहुत चलता है, और ना लोगों के लिए सोचते हैं, ना लोगों के लिए लड़ने की उनमें कोई भावना है। वो ये मानते हैं कि जो बरसों से जो 20-25% मतदाता है जो हमें चुन के भेजता है या हमें समर्थन करता है, हम उनके दम पे लास्ट मोमेंट पे जातियों को बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे या कुछ लालच से देंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। मैंने बोला कि यार, अब 25 सालों में कांग्रेस ने खुद ने एक आंदोलन नहीं किया, हम तीनों आंदोलनकारी हम आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको आंदोलन की भाषा भी समझनी चाहिए और आंदोलनकारियों की भावना को भी समझना चाहिए। पर उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नए नेता या जो मास लीडर है या लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वो उनको हजम नहीं कर पा रहे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये मानते हैं कि यार मैं हूं तो मेरे बाद मेरे बेटे का ये कुर्सी खा जाएगा। अरे यार, आपकी कुर्सी तब बचेगी जब आप लोगों के बीच रहेंगे। यानी कि कांग्रेस के साथ आपका मोहभंग बहुत जल्दी हो गया? जल्दी हो गया ना, बहुत जल्दी हो गया। और दीक्षित भाई, मैं तो युवाओं को आप भी तो राहुल गांधी के भी काफी करीब माने जाते थे उस वक्त। बहुत करीब, ऐसा नहीं। और देखिए, संबंध तो बने रहते, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, व्यक्तिगत तौर पे संबंध सबके होते हैं, मेरे भी है और थे। मैं तो युवाओं को बोलना चाहता हूं कि आपको
कोई पार्टी प्लेटफॉर्म कब देगी? कांग्रेस और भाजपा में फर्क क्या है? जो निष्ठा से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसको वो प्लेटफॉर्म देते हैं। जो शक्तियां पड़ी है उन शक्तियों को समझते हैं और उसका अच्छी तरीके से यूज करना भी जानते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया कि युवा जो है, युवाओं को, इलेक्टेड युवाओं को लाना शुरू कर दिया। अरे मल्टीनेशनल कंपनी थोड़ी ना है, आप पैसे से युवा नेता बनाओगे, जो आएगा खुद के 2-5-20 लाख डालेगा, तो वो नेता कहाँ से आएगा? वो तो अमीर लोग आएंगे। जो गरीब है, जो एक आम लोगों के बीच से जो नेता आता है, उसके पास पैसा हो ना हो पर लोग उसको समर्थन करते हैं। कांग्रेस में वो नींव ही खत्म हो गई जहां से नई जनरेशन आने वाली थी। उस नींव में तो अमीरों के बच्चे, उन नेताओं के बच्चे वही आ रहे हैं और कोई आ नहीं रहा है। जाने दीजिए, अब छोड़ा है वो गलियां, उसको क्या याद करें। वो अंधेरी गलियों को छोड़ के उजालों के अंदर जाने का जो हमारा मकसद था उसमें आ गए। सरकार की नीतियां, उन नीतियों के लिए सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसको आम लोगों के बीच ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अल्पेश ठाकुर काफी कंफ्यूज हैं, ऐसा कहते हैं लोग। इसकी सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, और उस वक्त मुझे याद है जवाहर चावड़ा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, उस वक्त भी आपको बीजेपी की ओर से ऑफर दी गई थी, लेकिन आपने उसको डिनाई कर दिया और बाद में आप पछता रहे थे। देखिए, हर बार, यानी पहले से मैं कंफ्यूज नहीं था, पहले से चाहता था कि भाजपा में ही जाऊं, बट जो लोग थे, आजू बाजू वाले लोग थे, या थोड़ी बहुत गलतफहमियां होगी, या जाने दीजिए, मैंने बोला ना, यही कंफ्यूजन ही हुआ ना अल्पेश भाई? कंफ्यूजन हुआ, बट कंफ्यूजन नहीं, उसमें यही था कि जाना इस ओर था, चले गए उस ओर। जाना भाजपा में ही था और भाजपा के साथ ही काम करना था। दीक्षित भाई, भाजपा में जाने की वजह है, देखिए 27 साल पहले का गुजरात लोगों ने देखा है। उस 27 साल पहले का बदहाल गुजरात, जिसकी सड़कें का ठिकाना नहीं था, उस 27 साल पहले जहां शिक्षा आरोग्य की सेवाएं पूरी ध्वस्त थी, उस 27 साल पहले गुजरात में गुंडा राज चल रहा था, आए दिन दंगे हो रहे थे, किसानों के खेत तक पानी नहीं था, पीने के पानी की दिक्कतें थी। एक करप्ट गुजरात, बदहाल गुजरात लोगों ने देखा है। और 27 साल बाद का अभी का गुजरात, आज की जनरेशन को शायद पता नहीं है, उनको उनके उन बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि पापा ममा 27 साल पहले गुजरात कैसा था, तो वो बोलेंगे बेटे पानी की बहुत दिक्कत थी, बिजली शाम को खाने के वक्त बिजली चली जाती थी, सड़कें ऐसी बदहाल थी कि अहमदाबाद से सूरत जाने के लिए 15 घंटे लगते थे, आज 3-3.5 घंटे में चले जाते हैं। तो वो बदहाल गुजरात देखा है और आज का विकसित गुजरात देखा है। तो जो सरकार, एक सरकार से दीक्षित भाई लोगों को अपेक्षाएं क्या होती है कि जो सरकार डेवलपमेंट करे और प्रोटेक्शन दे। आज गुजरात के अंदर कोई भाईराज नहीं चल रहा, कोई गुंडाराज नहीं चल रहा, वरना कांग्रेस के शासन में अहमदाबाद का ही अलग डॉन था, सौराष्ट्र का भी अलग डॉन था। और आपको तो पता है सौराष्ट्र में ऐसे कोई जिले थे जहां ऐसे होर्डिंग्स लगे थे कि देखिए यहाँ पे आपकी कायदों और व्यवस्था की परिस्थिति नहीं चलती, यहाँ कायदा हमारा चलता है, कानून हमारा चलता है, राज हमारा चलता है, यानी आपको मार भी देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी तो गुंडागर्दी चलती थी, आए दिन दंगे। अहमदाबाद में आने के लिए लोग डरते थे, अगर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती थी तो डरते थे कि नहीं अब नहीं जाना आज, क्योंकि भगवान का रथ रोका जाएगा, दंगे हो जाएंगे। आज गुजरात दंगे भूल गया, आज गुजरात की युवा पीढ़ी कर्फ्यू क्या वो भूल गई, आज गुजरात की युवा पीढ़ी भाई लोग क्या होते, डॉन क्या होते वो भूल गई। आज गुजरात में सुशासन ऐसा चल रहा है, प्रजा ही सेवक प्रजा ही राजा। उपचुनाव आप हार चुके हैं इससे पहले का, और अब आपको पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, कितने आप विश्वस्त हैं कि इस बार जीत जाएंगे? इसीलिए तो मैं कैंपेन छोड़ के आपके वहां आया हूं, इतना आश्वस्त हूं कि आराम से। और देखिए उसके लिए, उसकी बहुत सारी चीजें हैं। जिस असेंबली के लिए मुझे चुना गया है वहां तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं, एक बना बनाया ढांचा और बना बनाया विकसित नगर, विकसित इलाका दिया है। और जहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, जहां पे इन्फो सिटी है, गिफ्ट सिटी है, रक्षा शक्ति है, जहां पे मेट्रो भी है, जहां पे बीआरटीएस भी है, जहां की सड़कें बहुत आधुनिक है, जहां के गांव अर्बन जैसे है। यानी कि जहां काम हुआ है वहीं पर आपको भेजा गया है ताकि आप जीत जाएं, पिछली बार की तरह हार ना जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, कंपटीशन रहता है थोड़ा बहुत। अब इसको तो आगे ले जाने की बात करनी पड़ेगी ना मुझे। वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ है,
अब उसमें क्या कमियां हैं? तो मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरिया हो, मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर बाग बगीचे हो, मैं चाहता हूं हर गांव के जो तालाब है उसका ब्यूटिफिकेशन हो, वहां पे वॉकवे हो, मैं चाहता हूं कि वहां पे प्रोटेक्शन के लिए हर गांव में ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी लगे। एक एक विकसित नगर के साथ विकसित गांव कैसा होता है, तो उसकी सुख सुविधाएं बढ़ाने का मेरा प्रयास है। जो विकास हुआ है उसको दोहरी गति से ले जाने का प्रयास है मेरा। और देखिए वहां तो भाजपा ही जीती, भाजपा का गढ़ रहा है, तो उसमें कुछ क्रिएटिव नया करूंगा तो ही लोगों को अच्छा लगूंगा, वरना लोग तो मतदाता तो बहुत होशियार होते आपके हैं। सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस के खड़े हैं हिमांशु भाई पटेल, उनका कहना है कि ये तो बाहर ही है। अब मुझे ताजुब ये होता है, आप और मैं अगर दोस्त है, आप जानते हैं मैं 40 साल से हम दोनों साथ में हैं, वो भी दोस्त रहे हैं, तो उनको वो पता है मेरा कार्यक्षेत्र गांधीनगर ही रहा है। अब जिस कांग्रेस से आया हूं मैं, गांधीनगर लोकसभा का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। अब वो ओछी राजनीति करते हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है तो ओछी राजनीति करते हैं। उनको पूछिए आपके पास क्या एजेंडा है, हम कांग्रेस को क्यों मत दें? कांग्रेस को इसलिए मत दें कि वो 27 साल पहले का बदहाल गुजरात लाना है, कांग्रेस को मत इसलिए दें कि वो पहले का 27 साल पहले का गुंडाराज लाना है, कांग्रेस को मत ये दें कि 27 साल पहले जो करप्शन चला था उसके लिए दिए। उनके पास कुछ एजेंडा नहीं है, तो व्यक्तिगत तौर पे ये बोल रहे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूं, गांधीनगर मेरा कार्यक्षेत्र है, मैं वहीं रहता हूं। अब जब वहीं रहता हूं और फिर भी आपको ये मुद्दा बनाना है, मतदाता इतने वो क्या बोलते हैं उसको बोले भी नहीं है, उनको पता है कि आप गलत बोलोगे और वो मान लेंगे। आपको बताऊं, इतनी ज्यादा बम्पर जीत होगी गांधीनगर साउथ और गुजरात के अंदर कि कांग्रेस की कोई गिनती भी नहीं रहेगी और कांग्रेस कहीं फाइट में भी नहीं रहेगी। क्यों गांधीनगर की जनता आपको वोट दे? आप तो बाहर से आए हैं, आप जहां आप लड़े थे वहां से हार के आए हैं। इतना तो जवाब दिया मैंने कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं वही का हूं। और दूसरा ये है दीक्षित भाई, मेरी कार्यशैली कैसी रही होगी, अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर जहां मैं रहता हूं, 40 साल मेरा बचपन निकला है यहाँ पे, उन लोगों ने मुझे प्यार दिया, 200 किलोमीटर दूर मुझे प्यार दे दिया। और वहां की जनता आज भी मेरे लिए आंसू बहाती है कि यार एक बार गलती हुई, एक बार गलती सुधारने का मौका तो दिया होता मैं। तो वो लोग इतना प्यार करते, तो याद रखिए जहां मैं रहता हूं वहां के लोग प्यार भी बहुत करते हैं। यहाँ की गलियों को भी मैंने जाना है, यहाँ क्रिकेट भी बहुत रमा हूँ, यहाँ गेम भी बहुत रमा हूँ, दोस्तों के साथ वहां पे बहुत रहा हूँ। ये मेरा इलाका है और मेरा इलाका है, और वहां पे अगर आप बाहर का बोलोगे तो वो आप पे बुमरैंग साबित हो जाएगा, वो आप पे ही आएगा। मैं आपको दावे से बोल दूं, अगर वो बाहर का बोलते हैं, जहां से वो आते हैं अडालज गांव, 70% मतदाता अल्पेश ठाकुर को जिताने वाले हैं। जब वहां 70%, 30% आपको नहीं एक्सेप्ट करते, वो इसलिए एक्सेप्ट करते कि ये तो हमारा है, ये यहीं का है, ये हमारे वहां का है, हमारा बेटा हमारे बीच आया है। ओबीसी समाज जिससे आप बिलोंग करते हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? और इससे पहले भी मैंने एक दो बार आपके इंटरव्यू किए हैं, उसमें ये मैंने देखा है कि आपको मंत्री बनने का भी एक सपना देखा था आपने। दीक्षित भाई, किसको नहीं होता, किसको नहीं होता? यहाँ पे आम लोग भी बैठे हैं, इनमें से भी किसी को भी बनाओ, एमएलए का टिकट मिलता है तो नहीं, हाँ लड़ता हूं मैं, सबको शौक होता है। मंत्री बनना राजनीति है में आने अल्पेश वाले ठाकुर को। लोग, राजनीति में आने वाले लोग अगर कोई बोलते हैं कि मुझे ये पद नहीं चाहिए, तो ये किसके लिए माथापच्ची कर रहे हो, क्यों भागदौड़ कर रहे हो भैया? आराम से सोशल वर्क करो। सबकी महत्वाकांक्षा होती है, सबकी इच्छा भी होती है, और क्यों कि वो इच्छा इसलिए होती है कि एक जो पावर है वो पावर आम लोगों के लिए यूज करे। जो आम लोग हैं, आज मैं बताऊं, वो मोह भंग मेरा हो चुका है, आज एमएलए बनने का पक्का है। और ये है कि अगर एमएलए बनाते तो हमारे भूपेंद्र पटेल साहब एक ऐसे मुख्यमंत्री, में इनका एक एग्जांपल दूं, जहां राधनपुर से मैं आता था, 15 दिन पहले जब इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके पहले साहब मेरे साथ पालमपुर आए थे, तो उन्होंने बोला अल्पेश ठाकुर तुझे क्या चाहिए तेरी असेंबली के लिए? मैंने बोला साहब मेरी एक असेंबली है, सातलपुर तालुका है, वहां के 10 गांव ऐसे हैं जहां पे नर्मदा का कैनाल का पानी नहीं पहुंच रहा है, नर्मदा बनी नहीं, तो कि चल जा दिया तुझे। मैंने बोला साहब कागज ये रहा और उसमें साइन कर दो ना। बोले तुझे साइन चाहिए या काम चाहिए? मैंने बोला काम चाहिए। तो मैंने कागज घुमा के दे दिया। बोले नहीं नहीं मेरे पीए को दे दे। मैंने बोला साहब 2 दिन में हो जाएगा? देखिए आम लोग हैं हम, जब कोई नेता, बड़ा नेता हमें कभी देता है तो हमें थोड़ी शंका होती है। तो मैंने बोला साहब 2 दिन में हो जाएगा?
बोले 2 नहीं 4 दिन में हो जाए। चौथे दिन सुबह 7:30 बजे चीफ मिनिस्टर का कॉल आता है, अल्पेश ठाकुर तेरे उन लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए 127 करोड़ में मंजूर कर रहा हूं। ऐसे मुख्यमंत्री के मजबूत हाथ बने, वैसे इस असेंबली में 35 नंबर की कुर्सी पे बैठ के उनका सैनिक बनने का पूरा एक दमखम होके मैं जाने वाला हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश जी, हमारे साथ बात करने के लिए और जी मंच में जुड़ने के लिए। तो ये थे अल्पेश ठाकुर, एक ऐसा आंदोलनकारी चेहरा जो 2017 में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर के रूप में हमें नजर आया था, लेकिन 5 साल के बाद सब कुछ बदल चुका है। अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। तो समय के साथ सब कुछ बदलता है।